हेलो बच्चों, नमस्कार एक बार फिर आप सभी को। आई होप आपके हाल चाल सब बड़े होंगे। ठीक है, तबीयत पानी एकदम मस्त होगा सब। ठीक है, तो स्वागत करता हूँ मैं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। और मेरा नाम क्या है? अभिषेक सुमन मेरा नाम है और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ क्या, बायोलॉजी और जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ साइंस के फैक्ट्स। ठीक है, तो जो आज अपना टॉपिक है उसका नाम क्या है, पेनक्रियास ग्लैंड। क्योंकि अपने एक सीरीज चल रही है यहाँ पर इस चैनल पर जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अपन एक एक करके सारे ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज अपने एक टॉपिक का नाम जिसका नाम क्या है, पेनक्रियास ग्लैंड। यानी आज अपन कौन सी ग्रंथि पढ़ने वाले हैं? अग्नाशय ग्रंथि पढ़ने वाली है। ठीक है, इसके पहले अपन 6-7 ग्रंथियां पढ़ चुके हैं, जिसमें जैसे कि थाइमस, पीनियल, पिट्यूटरी, ये सारी ग्रंथियां अपन पढ़ चुके हैं। थायराइड, पैराथायराइड। ठीक है, तो अपन ये सारी जो जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं वो सारी ग्रंथि अपन पढ़ चुके हैं। तो आज किसका नंबर है? आज है नंबर किसका? अग्नाशय ग्रंथि का। ठीक है, क्योंकि अपन क्या है, सारी ग्रंथियां कंप्लीट करने वाले हैं इसलिए। ठीक है, यानी पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड से वो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके पर लेक्चर में आपकी हर एक ग्लैंड्स में क्लियर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर में अपन कितनी ग्रंथि पढ़ रहे हैं? मात्र एक ही पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर ग्रंथि में से कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में, चाहे 11th-12th में हो, चाहे बीएससी लेवल पे हो, हर जगह आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम। इस वजह से अपन ये टॉपिक की महत्वता को देखते हुए पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, एक एक करके आप एक भी चीज आपकी नहीं छूटेगी, यानी एक भी ग्लैंड या एक भी ग्रंथि आपकी नहीं छूटने वाली है। पूरा आपके इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी हो, चैनल पे नए आए हो, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हो पिछली वीडियो, तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हो। क्योंकि अपन ने पहले तो इसका परिचय भी दिया है, एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है, तो सबका परिचय भी दिया है। और साथ में अपन एक एक करके सारे ग्लैंड्स को क्लियर भी करते जा रहे हैं। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी हो, आप सब एक एक करके सारे ग्लैंड्स पढ़ सकते हो। क्योंकि आपके अगर 11th-12th में बायोलॉजी है, साथ में अगर आप बीएससी कर रहे हो बायोलॉजी से, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, जिसमें जनरल साइंस आती है। क्योंकि हर एक कंपटीशन में, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो आपके, ठीक है, तो हर एक कंपटीशन में जनरल साइंस आती है। और जनरल साइंस का फेवरेट टॉपिक कौन सा होता है? एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, जो अपन पढ़ रहे हैं वहां से। उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं आपको साथ में हर एक वीडियो में बता भी रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कंपटीशन में, कौन से एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, इस वजह से टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज अपना जो ग्रंथि है उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियास ग्लैंड। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसको। ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले तो पेनक्रियास ग्लैंड होती क्या है? पेनक्रियास जो ग्लैंड होती है ये दोनों होती है। दोनों का मतलब, कहने का मतलब यूं है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी भी है, यानी मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड कैसी ग्रंथि? ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। किस किस की? एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। और आप जानते हो, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ परिचय में, इंट्रोडक्शन के अंदर ही, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे बोलते हैं? जिससे क्या निकलते हैं? मेनली एंजाइम्स निकलते हैं, एंजाइम सीक्रेट होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? जो अपन पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ज्यादातर, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं? हॉर्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, पर जो पेनक्रियास ग्रंथि है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि होने के साथ ही क्या ही है, मिश्रित ग्रंथि है। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है लीवर, और लीवर के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? पेनक्रियास के अंदर आते हैं। क्योंकि ये ग्रंथि होने के साथ साथ पाचन ग्रंथि भी है, समझ रहे हो? यानी हार्मोन और एंजाइम्स होने के साथ क्या है? पाचन ग्रंथि भी, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती है इस वजह से। ठीक है, तो देखो ये कैसी ग्रंथि है? मिश्र ग्रंथि है, मिश्र ग्रंथि है। साथ में देखना ये हिटेरोक्राइन। हिटेरोक्राइन का मतलब होता है, हिटेरो मतलब क्या होता है? अलग अलग। हिटेरो मतलब क्या होता है? अलग अलग। एक वर्ड होता है होमो, होम मतलब होता है सेम, और हिटेरो मतलब क्या होता है? विषम, यानी अलग अलग। यानी हिटेरोक्राइन ग्लैंड भी इसको बोलते, क्यों बोलते हैं सब? क्योंकि ये मैंने बोला ना, हिटेरोक्राइन मतलब क्या? मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्रंथि है। क्योंकि एक्सोक्राइन भी है, यानी इससे एंजाइम्स भी निकलेंगे, और एंडोक्राइन भी है, यानी इससे हार्मोन्स भी निकलेंगे। दोनों चीजें इससे सीक्रेट होती है, इस वजह से ये मिक्स्ड ग्लैंड है। और मिक्स्ड ग्लैंड को क्या बोलते हैं अपन? हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। आपके चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी सबसे बड़ी। कौन से नंबर की? दूसरे नंबर की। ठीक है, यानी दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। ठीक है ना, पहली कौन सी? फिर लीवर है, यकृत, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, लीवर से और पेनक्रियास ग्रंथि सब जगह क्वेश्चन आ रहे हैं कंपटीशन में आजकल। ठीक है, इस वजह से पूरी वीडियो ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो सबसे बड़ी दूसरी है ना, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है कौन सी? पेनक्रियास। तो आपके फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये
एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है, तभी इसको क्या बोला, मिक्स्ड ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और साथ में ये दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि भी है, क्योंकि इसके पास एंजाइम्स होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं, डाइजेशन में सहायता करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सर इसका वेट कितना होता है, वजन, जैसे अपना वजन होता है तो इसका भी वजन होगा, ठीक है, बॉडी का वजन है तो इसका भी वजन होगा ना। तो इसका वेट कितना होता है, वजन कितना होता है इसका, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है, 85 ग्राम का, 85 ग्राम का वजन होता है इसका। देखो इतना सा वजन है पर काम बहुत बड़े बड़े कर रही है, समझ रहे हो। तो 85 ग्राम का इसका ये वेट होता है। दूसरी बात सर, ये अपनी बॉडी में होती कहाँ पर है, अपनी बॉडी में कहाँ होती है तुम्हें बता दूं मैं, जैसे ये अपना स्टमक वाला भाग है, ठीक है, ऐसे बना रहा हूं मैं, जैसे अपना स्टमक वाला भाग है, स्टमक वाले भाग की इस जगह पर पाई जाती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से। ये है कौन सी ग्रंथि, ये है अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियास ग्लैंड, यानी ये कहाँ पर पाई जाती है, नियर टू स्टमक, स्टमक के भाग के यहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और इस यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद होती है यहाँ पर छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है अपनी, लुडेनम, 3 भाग होते हैं छोटे, लुडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो लुडेनम वाले भाग के थोड़ा सा ऊपर और स्टमक के थोड़ा सा नीचे, इस जगह पर पाई जाती है कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। तो आप इसकी लोकेशन या पोजीशन भी पता चल गई होगी, भाई पाई कहाँ पर जाती है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपकी। तो ये है पेनक्रियास ग्रंथि। इसके अलावा इसकी लंबाई कितनी, आप इसकी लंबाई दिख रही होगी, देखो चौड़ाई में कम होती है पर लंबाई में ज्यादा होती है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल तरीका है इसको याद करने का, इसकी लंबाई को बहुत सिंपल तरीका है। अपना जो स्केल होता है ना, जो नॉर्मल स्केल अपन यूज करते हैं लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए, तो नॉर्मल स्केल मेनली कितने सेंटीमीटर का आता है, वो 15 सेंटीमीटर का आता है, ठीक है। तो स्केल से याद रख सकते हो आप, स्केल की जैसे इसकी लेंथ होती है उसके बराबर ही कितनी, 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, ठीक है, लंबाई होती है। तो बहुत सिंपल याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हार्मोन्स, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं मेनली इसको एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हार्मोन्स भी देगी और क्या देगी, एंजाइम से देगी, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड तो क्या देती है, हार्मोन देती है, पर ये तो क्या है, मिश्रित है ना, मिक्स ग्लैंड, इस वजह से ये क्या देगी, एंजाइम से देगी, ठीक है। तो अपन मेनली किसकी बात कर रहे हैं, हार्मोन्स की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। हार्मोन्स कितने निकलते हैं इसके अंदर से, मेनली 3 निकलते हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन, 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं इसके अंदर, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन, 3 प्रकार के इसके अंदर हार्मोन पाए जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पर पेनक्रियास ग्लैंड को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो पार्ट है कौन सा वाला, फर्स्ट वाला एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन पार्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, बहिस्रावी पार्ट या बहिस्रावी भाग। दूसरा है एंडोक्राइन पार्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी भाग। आप जानते हो कि एक्सोक्राइन जो होता है पार्ट, उससे क्या निकलते हैं, एंजाइम्स, और एंडोक्राइन से क्या निकलते हैं इससे हार्मोन्स, ठीक है। इस वजह से तो ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, समझ में आ गया होगा अब तो आपको। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट ये होता है, कितना परसेंट भाग बना रही है, 99% भाग बना रही है, और मात्र 1% भाग कौन बना रहा है, एंडोक्राइन पार्ट बना रहा है, ठीक है, किसका, अग्नाशय ग्रंथि का, ठीक है। और 1% है ना जो एंडोक्राइन पार्ट, इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर, देख लो, भले 1% ही हो पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी कौन सा वाला होता है, ये वाला ही होता है, ठीक है ना, एंडोक्राइन पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भले 1% ही है फिर भी, ठीक है। 99% भाग जो एक्सोक्राइन पार्ट है अग्नाशय ग्रंथि का, इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, एसिनी सेल्स पाई जाती है, कौन से सेल्स, जिसको बोलते हैं एसिनी सेल्स। एसिनी सेल्स से क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं इससे, एंजाइम्स निकलते हैं, क्योंकि आप जानते हो एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है उसी से तो क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। और एंजाइम्स किसमें सहायता करते हैं, किस सहायता करते हैं, पाचन में, तभी तो इसको बोला अपन दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि, ठीक है ना। और फर्स्ट तो लीवर या यकृत होती है, ठीक है, तो ये पाचन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। पर अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो अपन को यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए क्या है, अपने लिए ये पार्ट है, कौन सा पार्ट, जो मात्र 1% है, एंडोक्राइन पार्ट, क्योंकि हार्मोन इसी से निकलेंगे, ठीक है। तो सुनना इस बात को, एंडोक्राइन पार्ट्स के अंदर एक सेल्स पाई जाती है, कौन सी सेल्स पाई जाती है इसके अंदर, आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस, ठीक है ना, आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। ऐसी सेल, ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जो 3 प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस भी कितने टाइप की, 3 प्रकार की। ये लैंगरेंस एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसकी खोज करी थी, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस पड़ गया, ठीक है। तो ये भी कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी है, एक तो है कौन सी, अल्फा, और एक कौन सी है, बीटा, और एक कौन सी है, गामा। यहाँ पर गामा भी आ जाता है, कभी कभी डेल्टा भी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं वो बांट दें इनको, ठीक है। अल्फा जो सेल्स है, इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है, इससे हार्मोन निकल रहा है कौन सा, ग्लूकागोन, ठीक है। इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है, ग्लूकागोन हार्मोन निकल रहा है। और ग्लूकागोन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। तो देखो ग्लूकागोन हार्मोन का फंक्शन देखो इधर क्या होता है,
जब ग्लाइकोजन बनता है ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर, क्योंकि आप जानते हो जो ग्लूकोज अपन जो खाते हैं पीते हैं वो किस रूप में अपनी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, वो स्टोर होता है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में जाना, यानी ग्लाइकोजन से एनर्जी का बनना, ग्लूकोज क्या एक एनर्जी की फॉर्म ही है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बनना, इस प्रक्रिया को तो अपन बोलते हैं क्या, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। पर यह प्रक्रिया कौन कराता है, वह ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कौन बनवाता है, ये बनवाता है कौन सा हार्मोन, ग्लूकागोन। तो कौन सी कोशिकाओं से निकल रहा है, अल्फा सेल से निकल रहा है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ग्लूकागोन ये वैसे ही सबसे बेस्ट, जैसे अपन व्रत वगैरह रहते हैं, ठीक है, उपवास वगैरह करते हैं अपन, तो उसमें क्या अपन को पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है, ठीक है। उस टाइम अपन भूखा रह रहे हैं फिर भी अपन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो अपन एनर्जी कहाँ से रही है, वो एनर्जी आती है इस हार्मोन की वजह से। क्यों, क्योंकि जो अपने अंदर पहले से फूड स्टोर है, फूड स्टोर है मतलब जो ग्लाइकोजन स्टोर है, उस ग्लाइकोजन में ग्लूकागोन जो हार्मोन है उस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस वजह से वो एनर्जी यहाँ से आती है अपने, ठीक है, इस हार्मोन की वजह से। समझ में आ गया होगा आपको, तो उपवास में इससे होता है काम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है किसका फंक्शन, ग्लूकागोन का। दो सेल है बीटा सेल, और इससे निकलता है सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन। बार बार चाहे स्टेट का एग्जाम हो चाहे आपके सेंट्रल का एग्जाम हो, ठीक है, इंडिया लेवल पे, सब में क्या पूछा जा रहा है, इंसुलिन के बारे में। बार बार लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है इंसुलिन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो इंसुलिन की खोज किसने करी है, खोज की है किसने, बेंटिंग और बेस्ट ने। जैसे ग्लूकागोन की खोज करी थी मार्लिन साइंटिस्ट है, लेकिन उसको नहीं पूछा अभी तक। लेकिन जो बेंटिंग और बेस्ट है इसका जो खोज करता है किसका, इंसुलिन का, इसके बारे में पूछा जा चुका है। इस वजह से मैं आपको यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि इससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इंसुलिन से, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बेंटिंग बेस्ट ने इसकी खोज कर दी, किसकी, इंसुलिन की। और इंसुलिन हार्मोन कौन सी कोशिकाओं से निकलता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में। तो कौन सी कोशिकाओं से निकलता है भाई, ऐसे आ चुका है कि अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो कौन सी से, बीटा सेल से। कौन सी से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है, ठीक है। और अल्फा से ग्लूकागोन निकलता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कंपटीशन में, ठीक है। तो फिर सर इंसुलिन का कार्य क्या है, जैसे इसका फंक्शन क्या था, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलना, पर इसका कार्य क्या है, इंसुलिन का जस्ट उल्टा कार्य है, इसका ग्लूकागोन का जस्ट उल्टा। यानी ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। इंसुलिन का देखो कार्य क्या होता है, इंसुलिन का कार्य होता है जो अपन खाना वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोज जो ले रहे हैं, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में। और ह्यूमंस एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के रूप में क्यों स्टोर होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज को इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, ग्लाइकोजीनेसिस। क्या बोला जाता है इस प्रक्रिया को, ग्लाइकोजीनेसिस, ठीक है। और ग्लाइकोजन से वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ये कौन करवाता है, ग्लूकागोन हार्मोन। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये जो दो वर्ड है ना यहाँ पर, ग्लाइकोजीनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इन दोनों वर्ड में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते देखे मैंने, बहुत सारे बच्चे हो जाते कंफ्यूज। सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या, वो मेनली ये आपके पार्ट का एक भाग है, ठीक है, उससे आपको ध्यान में रहेगा ये पूरी बात। यानी एक को याद कर लो दूसरा अपना आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, देखो ग्लाइकोजीनेसिस, यार ना जीनेसिस वर्ड बायोलॉजी के अंदर कहीं बात है ना, जीनेसिस, जीनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना। जीनेसिस का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। यानी कोई भी छोटी चीज है उससे बड़ी चीज निर्माण होना। ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज छोटे छोटे अणु होते हैं, ऐसे छोटे छोटे अणु, ठीक है, ये छोटे छोटे अणु होते हैं। इन छोटे छोटे अणुओं से बड़ा अणु बन जाना, किसका, ग्लाइकोजन का, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बन जाना, ग्लाइकोजन बन जाना, छोटे अणु से क्या बन जाना, बड़ा अणु बन जाना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। इस प्रक्रिया को बोलते अपन, इस प्रक्रिया को बोला जाता है एनाबोलिक। आपने अगर सुना हो तो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उपापचय क्रियाएं वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एनाबॉलिक और एक होती है केटाबॉलिक। वो दोनों भी आपके यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ग्लूकोज छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कणों से क्या बन जाना, पूरा बड़ा कण यानी ग्लाइकोजन बन जाना, ठीक है। ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बन रहा है वो कौन बन रहा है, इंसुलिन हार्मोन बन रहा है, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। तो छोटे से बड़ा बन रहा है ना, यानी फॉर्मेशन हो रहा है किसी चीज का, फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, जेनेसिस। तो यार ना बायोलॉजी के अंदर जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन होना। तो ग्लूकोज से हो रहा है ना फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन, ये चीज, ठीक है। अब इसका भी देखो, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, यानी ग्लाइकोजन क्या है, एक बड़ा पदार्थ, और ग्लूकोज यानी छोटे छोटे। तो आप देखो बड़े से छोटा बन रहा है, यानी बड़ा पार्ट कहीं ना कहीं टूट रहा है छोटे छोटे में, ये तो रहा है ना, बड़ा पार्ट छोटे छोटे में टूट रहा है। तो इस बड़े से छोटा बनना ये तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या, केटाबोलिक, ठीक है। ये क्या है, केटाबोलिक।
सी से आ रहा है ना छोटा, और छोटे छोटे भाग में टूट रहा है। कौन सा भाग? बड़ा वाला भाग छोटे छोटे भागों में टूट रहा है, यानी ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है? ग्लूकोज। इसको बोलते हैं अपन केटाबोलिक। अब देखो यहाँ पर टूट रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? जुड़ रहा था, यानी बन रहा था। यहाँ पर क्या है? टूट रहा है। तो लाइसिस वर्ड कहीं पे जाए बायोलॉजी के अंदर, लाइसिस, लाइसिस का मतलब भी क्या होता है? टूटना होता है, ठीक है ना। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन क्या होता है? एक बड़ा पार्ट है, और ग्लूकोज क्या होता है? छोटे छोटे कण होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा एक बार में। क्योंकि जेनेसिस कब होगा? जब छोटे छोटे से बड़ा बड़ा बनेगा, सिंपल सी बात है। और लाइसिस कब होगा? टूटेगा कब? टूटेगा तब जब बड़ा पार्ट छोटे छोटे में टूटेगा, उसको तो अपन बोलेंगे टूटना। तो बड़ा पार्ट छोटे छोटे भाग में टूट रहा है, यानी ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है? ग्लूकोज। और ये लाइसिस उड़ा रहा है आपके यहाँ पर, तो इससे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाएगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है। और ये हो जाएगी ग्लाइकोजिनेसिस, जिसमें कुछ ना कुछ चीज फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लाइकोजन बन रहा है, ठीक है। और आपको ये इंसुलिन यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन बार बार आ रहा है कंपटीशन एग्जाम में, इस वजह से आपको ध्यान में होना ही चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा गामा सेल है, गामा सेल से निकलता है हार्मोन जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। और सोमेटोस्टेटिन का क्या काम है? सोमेटोस्टेटिन का काम कुछ भी नहीं है, जैसे अपन खाना पचाते हैं, ठीक, खाना पचता है अपनी बॉडी के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर, ठीक है। और ये भी तो हेल्पफुल करती है पाचन, ये भी तो एक पाचन ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है ना, ये भी हेल्पफुल करती है। इसके पास भी एंजाइम्स होते हैं। तो खाना जो पचता है उससे जो न्यूट्रिशन वगैरह निकलते हैं, विटामिन, प्रोटीन वगैरह, फैट वगैरह, उनको ब्लड में पहुंचाना, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करना, अलग अलग सेल्स के अंदर, अलग अलग कोशिकाओं के अंदर, उसको बोलते हैं अपन एसिमिलेशन ऑफ फूड, ठीक है। खाने का स्वांगीकरण, भोजन का स्वांगीकरण उसको बोलते हैं। तो कार्य कौन कराता है? कौन सा हार्मोन कराता है? सोमेटोस्टेटिन, जो कौन सी ग्रंथि से निकल रहा है? अग्नाशय ग्रंथि की गामा सेल से निकल रहा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इंसुलिन होता है, इंसुलिन से, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और साथ में अगर आपके 11th 12th में बायोलॉजी है, बीएससी में बायोलॉजी है, तो आपके तो पूरा चैप्टर है, जो पूरा टॉपिक है, ये सब कुछ सारा इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आपके वहां पर आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, समझ में आ गया होगा। सोमेटोस्टेटिन का कार्य कि जो ब्लड वगैरह में न्यूट्रिशन पदार्थों को पहुंचाने का कार्य है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ही करता है, जिसको बोलते हैं अपन क्या? एसिमिलेशन ऑफ फूड, ठीक है। इसके अलावा इससे जो रिलेटेड डिजीज होती है, डिजीज रिलेटेड किससे? इससे भाई अग्नाशय ग्रंथि है, अगर इनके हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब उससे कुछ ना कुछ बीमारी तो होगी। और सबसे फेमस बीमारी जो फर्स्ट वाली है, सबसे फेमस बीमारी जो पूछी जा चुकी है बार बार, क्यों क्यों इंपोर्टेंट है? तो ये बीमारी किससे रिलेटेड? इंसुलिन से रिलेटेड, ठीक है। कैसे होती है देखना है। डायबिटीज मेलिटस, उसका बीमारी का नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। आपने बस अगर सुना होगा तो डायबिटीज सुना होगा। डायबिटीज मेलिटस, एक होती है डायबिटीज इंसिपिटस। और डायबिटीज इंसिपिटस की बात अपन कर चुके हैं, फर्स्ट अपन ने जो लेक्चर बनाया था एंडोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है, फर्स्ट तो परिचय था। तो सेकंड लेक्चर बनाया था जिससे अपने, जिसके अंदर अपन ने पढ़ी थी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन था वेसोप्रेसिन, जिसको बोल रहे थे अपन एडीएच, ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन। उसकी वजह से क्या होता है? कौन सी बीमारी हो रही थी? डायबिटीज इंसिपिटस, ठीक है, उसकी वजह से एडीएच जो हार्मोन था, तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो रही थी वहां पर? डायबिटीज इंसिपिटस बीमारी हो रही थी, ठीक है। उसमें क्या होता था? उसमें बार बार यूरिन आता है, क्योंकि उसकी कमी से क्या हो जाता है? एडीएच हार्मोन की कमी से एब्जॉर्प्शन कम होता है, किसका? पानी का, वाटर का, यूरिन का। तो उससे क्या होगा? बार बार क्या होगा? यूरिन जाएगा वो व्यक्ति, जिससे एडीएच हार्मोन की क्या जाए? कमी आ जाए। उसको क्या बोल रहे थे अपन वहां पर? डायबिटीज इंसिपिटस बोल रहे थे। पर वो बहुत अलग है, और ये बहुत अलग बीमारी है, इसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है देखना, जब यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, उसको बोल दिया अपने ग्लाइकोजेनेसिस से। आपको समझ में आएगा सब कुछ। और कन्वर्ट कौन कर रहा था? इंसुलिन ही कराता है। पर मान लो अगर आ जाए इंसुलिन की कमी, ठीक है, अगर मान लो इंसुलिन की आ जाए कमी, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट में नहीं होगा, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं होगा तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा लगातार क्या होगी? बढ़ती जाती है। क्या होती है? ये लगातार बढ़ती ही जाएगी। किसकी मात्रा? ग्लूकोज की। क्योंकि इंसुलिन की कमी आती है, क्या होगा? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, क्योंकि बनाने का कार्य किसका था? इंसुलिन का ही था, ठीक है। तो इसकी कमी आती है, ग्लूकोज का लेवल अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जिसको अपन नॉर्मल भाषा क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को शुगर, शुगर बढ़ चुकी है। शुगर बढ़ जाना ज्यादातर आजकल बीमारी देखते हैं आस पड़ोस में, ठीक है, वो वही होती है। कौन सी शुगर बीमारी? डायबिटीज मेलिटस, ये बीमारी वही होती है। फिर इंजेक्शन लगता है, डॉक्टर लगाते हैं इंजेक्शन, किसका? इंसुलिन का। इंसुलिन का जिससे इंजेक्शन लगाए तो वापिस से बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, तो वापिस से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने लग जाएगा, यानी ग्लाइकोजन
एंजियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो वापिस से कंटिन्यू होने लग जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी वापिस से। ठीक है, तो ये होती है कौन सी हमारी डायबिटीज मेलिटस, जो कौन से हार्मोन से रिलेटेड होती है, इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड होती है। और इसका आविष्कार किसने किया था, मतलब आविष्कार मतलब खोज किसने करी थी, बेंटिंग और बेस्ट ने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये इंपोर्टेंट बीमारी है क्योंकि किससे रिलेटेड है, इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड है। और जो ये नॉर्मल बीमारी है, क्योंकि नॉर्मल इस वजह से हो गई है क्योंकि आजकल क्या है, अपने आस पड़ोस में गाँव में वगैरह में ये बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। थोड़े बुजुर्ग आदमी होते हैं उनके अंदर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस बीमारी के अंदर। ठीक है, पोलीयूरिया जो दूसरी डिजीज इसके अंदर क्या होता है देखना, जो पोलीयूरिया बीमारी हो, ठीक है, पोलीयूरिया जो डिजीज में क्या होता है, जैसे इंसुलिन की कमी है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो जो ग्लूकोज है ना वो यूरिन के साथ क्या हो जाता है, एक्सीट होने लग जाता है, यानी उत्सर्जन होने लग जाता है यूरिन के साथ, किसका, ग्लूकोज का, यानी बॉडी के बाहर आने लग जाता है ग्लूकोज, किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा। इसको बोलते हैं क्या, पोलीयूरिया। पोली का मतलब ये होता है बहुत सारा, तो किसके साथ, यूरिया यानी यूरिन। ठीक है, तो यूरिन के साथ में ग्लूकोज का आ जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया बोलते हैं। ये भी किसकी कमी से हो रहा है, ये भी इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। और तीसरी बीमारी जिसका नाम है क्या, कीटोसिस। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें देखना ये बहुत ऐसे घातक बीमारी, कैसे घातक बीमारी, इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, किसका, ग्लूकोज का या फैट का, यानी बॉडी के अंदर ग्लूकोज या फैट वगैरह का क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन तो का पर कैसे होगा, इनकम्प्लीट होगा, यानी ढंग से पूरी तरह से कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे कण रह जाते हैं, तो कण धीरे धीरे जमने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। उससे क्या है, इंसान की कंडीशन वो कोमा में भी जा सकता है इंसान इससे, और उससे इसकी मृत्यु भी हो सकती है। समझ रहे हो, जैसे कैंसर वगैरह में गांठें बन जाती है ना, गांठें जैसे पार्टिकल इसमें बन जाते हैं कीटोसिस के अंदर। कीटोसिस यानी इसमें होते हैं कीटोन्स वगैरह, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एल्डिहाइड कीटोन वगैरह, तो कीटोन वगैरह की जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर बन जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, ढंग से ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है ग्लूकोज या फैट का। इस वजह से इस कंडीशन के अंदर इंसान या तो कोमा में जा सकता है, या उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। ये बहुत घातक बीमारी होती है कीटोसिस बीमारी। ठीक है, तभी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये पूरा जो आपको मैंने बताया यहाँ पर, पेनक्रियास ग्लैंड या अंगाशय ग्रंथि, तो पूरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस पर्पज से, क्योंकि 11-12 में भी है तुम्हारे, ये साथ में बीएससी में भी आता है, बीएससी जिसके बायोलॉजी उसमें भी आता है। और कंपटीशन एग्जाम तो लगभग आजकल हर एक युवा देता है। ठीक है, तो उस कंपटीशन एग्जाम में जिसमें जनरल साइंस आती है, क्योंकि जनरल साइंस भी हर एक सब्जेक्ट में आती है, और ये इंपॉर्टेंट भी क्यों, क्योंकि अपने व्यवहार वगैरह में भी काम क्योंकि अपनी बॉडी से रिलेटेड चीजें अंगाशय कहाँ पाई जा रही है, अपनी बॉडी के अंदर तो पाई जा रही है, स्टमक की वहां पर, तो अपन को जानना भी बहुत जरूरी होता है इन चीजों के बारे में। और कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपन को मतलब व्यवहार के साथ यहाँ पर अपने जो एग्जाम है वहां से भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के आपकी वहां भी इंपॉर्टेंट है, और अपने जो नॉर्मल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फिर भी अगर आप जिसकी आपने वीडियो देख ली है, अगर आपके कोई दोस्त वगैरह है जो जिसके 11-12 में बायोलॉजी है, बीएससी में बायोलॉजी है, ठीक है, तो कंपटीशन की तैयारी तो आप भी कर रहे होंगे, या फिर आपकी भाई बहन जो भी दोस्त वगैरह कर रहे हैं उनको भी आप ये चैनल शेयर कर सकती हो। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। अगर फिर भी आपको अंगाशय ग्रंथि में कोई डाउट वगैरह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम आप उसका जवाब भी देते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, और तो अगर आप चैनल पर नए आए हो, ठीक है, पहली बार देख रहे हो वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपके इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। ठीक है, कुल मिला के तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक इस चीज को शेयर भी करें, अगर आपको वीडियो वगैरह सब समझ में आ रहा है तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इसके अलावा जिसके पहले के जो लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हर लेक्चर में लाइन से एकदम कंटिन्यू क्लियर कर रहे हैं, एक भी टॉपिक नहीं छोड़े, इसमें अपन पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसने भी पिछली वीडियो देखी हो वो भी आप जाके देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर अपने पिट्यूटरी, थाइमस, पीनियल, पैराथायरॉइड सारी ग्रंथियां लगभग क्लियर कर रहे हैं अपन धीरे धीरे, और हर एक लेक्चर में आपके एक ग्रंथि में आपसे लाता रहूंगा। लगभग आपके 10-11 ग्रंथियां, 10-11 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो अपन सारी एक एक करके आराम से क्लियर करेंगे, और सब में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताया ना कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, वैसे हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस तरीके से। ठीक है, तो ऐसी ये बात है। ठीक है, तो ऐसे बने रहे हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और अगर बेल आइकन दबा दें अगर आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि ये वीडियो अपन ने इस चैनल पे कब अपलोड होती है, लगभग 5:08 पर डेली शाम को इस चैनल पर आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी, जो सारी वीडियो आपके काम की होती है। ठीक है, और जनरल साइंस से रिलेटेड भी वीडियो इस पे आती रहती है साथ में, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स भी होती है ना जनरल साइंस में, तो उसके फैक्ट्स वगैरह, साइंस फैक्ट्स वगैरह जो आपको बहुत ज्यादा
जानना जरूरी होता है, जो डेली अपने लाइफ रूटीन में काम आते हैं, वो सारी चीजें आपके चैनल पे मिलती रहेगी सारी की सारी। ठीक है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा देना है। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं अपन नेक्स्ट, इसमें आपके लिए नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाऊंगा मैं। तो मिलते हैं, जहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।